बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास। आज हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम पढ़ने जा रहे हैं और ऑर्गेनेली हमारे पास है जी राइबोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। राइबोसोम जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीज ऑर्गेनेलीज आर द टाइनी। टाइनी का मतलब होता है ये ऑर्गेनेलीज बिल्कुल छोटी छोटी हैं। एंड द ग्रेन्यूलर्स, और ग्रेन्यूलर का मतलब होता है ये दानादार साख्तों में आपको ग्रेन्यूल लाइक नजर आती है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, स्टूडेंट मैंने आपको नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज बताई थी, उनमें एक जो है वो राइबोसोम भी है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो राइबोसोम्स आर द टाइनी, ग्रेन्यूलर एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ये हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हमें नजर आती है। उसके बाद ये दैट्स आल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम ये वो ऑर्गेनेली है जो दोनों सेल में आपको नजर आती है, यानी यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम आपको नजर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बताया था कि सेल मेम्ब्रेन आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी नजर आती है और यूकैरियोटिक सेल में भी नजर आती है। बिल्कुल एज इट इज राइबोसोम भी आपको दोनों सेल्स में ये नजर आएगी, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होगी। जितनी भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली आपको नजर आएंगी, दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि राइबोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। प्लाड नामी एक साइंटिस्ट था, पी प्लाड जो है, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा इन 1955, 1955 में सबसे पहले इसको प्लाड ने डिस्कवर किया। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम इनकी कंपोजिशन की अगर बात करें कि राइबोसोम जो है वो बने हुए कैसे हैं। याद रखिएगा राइबोसोम दे आर कंसिस्ट ऑन द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो है ये आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन जो है ये 50-50%। एक बुक हमारी जो फेडरल की बुक है वहां पे ये लिखा हुआ है कि राइबोसोम के अंदर जो आरएनए ये 60% होते हैं और जो प्रोटीन है ये तकरीबन राउंड अबाउट 40% होते हैं। तो ये आपने ये भी याद रखना है कि इस हवाले से अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए, अगर 50% में आ जाए तो 1:1 आपने याद रखना है कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है उनमें आरएनए और जो प्रोटीन है वो बिल्कुल बराबर रेशो में होती है। बराबर रेशो का मतलब क्या है कि 50-50% होती है। लेकिन अगर ये इस तरह से एमसीक्यूज आ जाए कि आरएनए कितने परसेंट है और उसमें 60 और 40% की रेशो ये दी जा रही हो, तो फिर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि आरएनए जो है वो 60% होते हैं और प्रोटीन जो है वो आपको 40% नजर आती है। या फिर इस तरह से आ जाए कि रेशो उसमें दी हुई है 1:2, 1:3, 1:4 या 1:1, तो आप लोग फिर वहां पे क्या हाईलाइट करेंगे, 1:1। दैट्स मीन कि राइबोसोम के अंदर आरएनए और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में राउंड अबाउट ये मौजूद होती है। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रोडक्शन की कि हमारे पास जो राइबोसोम है ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, कहां पर बनते हैं, कहां पर तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा दे आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है ये मैं आपको बता चुका हूं, न्यूक्लियस वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि दैट इज अ डार्कली स्टेन्ड ऑर्गेनेली। और ये ऑर्गेनेली भी याद रखिएगा स्टूडेंट नॉन मेम्ब्रेनस होती है। और इसके मैंने आपको दो रीजन बताए थे, एक मैंने फिब्रल रीजन बताया था सेंट्रल, और दूसरा मैंने इसको आपको जो पेरिफेरल रीजन था वो बताया था। तो दीज ऑर्गेनेलीज आर नॉन मेम्ब्रेनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जिस ऑर्गेनेली से राइबोसोम बन रहे हैं वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है और राइबोसोम खुद भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो है हमारे पास मौजूद हैं। और ये न्यूक्लियोलस कहां पर मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस जी। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम को हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सेंसेस। क्लियर है। बिकॉज द राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फॉर्मेशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में आपके राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें कि राइबोसोम जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। स्टूडेंट याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो है फ्रीली डिस्पर्स आपको नजर आएंगे इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है वो कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में ये आपको डिफरेंट प्लेसेस पे नजर आते हैं। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये राइबोसोम फ्रीली डिस्पर्स भी नजर आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में आपको ये राइबोसोम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हुए नजर आते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है उसमें भी आपको ये राइबोसोम इनके अलग से नजर आते हैं। तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। ये मैंने आपको बता दी कि राइबोसोम कहां कहां पर मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया जी, प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में
ये फ्रीली डिस्पर्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और साथ साथ ये अटैच होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिस वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी यही क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी, इनके भी अलग से क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कि हमारे पास राइबोसोम जो है वो दिखने में कैसे हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा राइबोसोम जो है दैट कंसिस्ट ऑन द टू सब यूनिट्स। अगर इनकी शेप की हम बात करें तो ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक इनका सब यूनिट जो है वो लार्ज सब यूनिट कंसीडर होता है और दूसरा सब यूनिट इनमें हमेशा स्मॉल होता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम हमेशा साइज में लार्ज होते हैं और ये एटीएस होते हैं। एटीएस यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ व्हाट इज मेंट बाय एटीएस। और ये इनमें जो लार्ज सब यूनिट होता है वो हमेशा 60s होता है, लार्ज सब यूनिट, और जो इनका स्मॉल सब यूनिट होता है स्टूडेंट याद रखिएगा वो हमेशा 40s होता है। अब ये दोनों सब यूनिट अगर मिल जाएं तो हमारे पास आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी जो आपको ये रेशो आनी चाहिए या इनका जो साइज आना चाहिए या वेट आना चाहिए वो हमारे पास 60s और 40s ये 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या शो किया है, यहाँ पे एटीएस शो किया है। व्हाट इज मेंट बाय एटीएस स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो 80, 60 या फिर ये 40 है ये दरअसल इसकी सेडिमेंटेशन है, ये इसका सेडिमेंटेशन है जो किस भी हाफ पे, या आपने शायद सेल फ्रैक्शनेशन की टेक्निक के बारे में पढ़ा हो कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनेली को सेल से जब अलग करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के जरिए या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए आपने पढ़ा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं जो भी सेल की ऑर्गेनेलीज या हम अलग करेंगे तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो अपने अपने साइज, अपने वेट और अपने डेंसिटी के लिहाज से अलग होती है। तो स्टूडेंट क्योंकि हमारे राइबोसोम जो है ये बिल्कुल स्मॉलर इन साइज है, बहुत छोटे होते हैं, टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं ये, तो इनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है, इनका जो साइज है या इनका जो वेट है वो बिल्कुल आपको कम नजर आता है। तो इनमें लार्ज सब यूनिट की सेडिमेंटेशन रेट हमारे पास 60 पे काउंट होती है और अगर हम स्मॉल सब यूनिट को अलग करें तो उसकी सेडिमेंटेशन रेट हमारे पास 40 आएगी। और दोनों सब यूनिट अगर इकट्ठे हों तब हम मुकम्मल एक राइबोसोम की सेडिमेंटेशन रेट काउंट करें तो हमारे पास कितनी आती है स्टूडेंट, वो 80s आती है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो क्या वो किस तरह से होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है दे आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं साइज में और इनकी जो सेडिमेंटेशन रेट काउंट हो रही है वो हमारे पास 70s 70s जो है वो काउंट हो रही है। और इनमें याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है वो हमेशा 50s होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो हमारे पास 30s होता है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के दरमियान कि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम है ये हमेशा लार्ज इन साइज होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम है ये स्मॉल इन साइज होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम है वो हमेशा 80s होते हैं, उनकी सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 80s आती है और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम है उनकी हमेशा सेडिमेंटेशन रेट कितनी आ रही है, वो 70s आ रही है। और अगर लार्ज और स्मॉल का अलग अलग से पूछ लें तो आप ये बताएंगे कि लार्ज सब यूनिट जो है यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का वो हमारे पास 60s उसकी सेडिमेंटेशन रेट है और अगर स्मॉल की बात करें तो वो हमारे पास क्या है जी 40s होती है। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करें तो इनमें लार्ज सब यूनिट हमेशा 50s होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो हमेशा 30s होता है। तो ये अलग से आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना है जी स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक मैमेलियन सेल, अगर हम यूकैरियोट की मैमेलियन सेल की बात करें तो वहां पर उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम मौजूद होते हैं और उनकी सेडिमेंटेशन रेट हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है जी 55s। ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द राइबोसोम ऑफ द मैमेलियन सेल, के जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है जो कि मैमेलियन सेल में आपको नजर आएंगे उनकी सेडिमेंटेशन रेट कितनी आ रही है मैमेलियन सेल के राइबोसोम की, वो आ रही है जी 55s। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम है दीज आर द सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रियल, ये जो हमारे पास इनकी सेडिमेंटेशन रेट आ रही है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये हमारी दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस के मुताबिक इनका भी कंसेप्ट है कि ये दोनों ऑर्गेनेलीज जो है पहले दरअसल बैक्टीरिया हुआ करते थे, बाद में ये ऑर्गेनेलीज के तौर पे हमारे पास जाने लगे। तो ये आपने माइंड में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम है वो भी दरअसल किसके इक्वल होता है, वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के इक्वल होते हैं, यानी उसकी सेडिमेंटेशन रेट हमारे पास कितनी आ रही होती है, वो 70 आ रही होती है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एस। हमारे पास ये जो मैं बार बार 80s 70s 30s या फिर 50s बोल रहा हूं, तो व्हाट इज मेंट बाय एस, यहाँ पे एस क्या है स्टूडेंट याद रखिएगा, दैट इज द स्वेडबर्ग यूनिट। थियोडोर स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने सेडिमेंटेशन रेट का जो है यूनिट दिया अपने नाम के ब्याह पे, और क्योंकि उसका नाम स्वेडबर्ग था तो इस वजह से उसने अपने ही नाम पे ये यूनिट रख दिया जो कि दरअसल किस चीज का यूनिट है, दैट इज द यूनिट ऑफ द सेडिमेंटेशन रेट।
क्लियर है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और दैट इज द नॉन एसआई यूनिट, ये कोई सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट नहीं है, ये दरअसल साइंटिस्ट के अपने नाम पे, और इसे 1928 में नोबेल प्राइज भी इसी बात पे दिया गया था। क्लियर है जी यहां तक? उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो राइबोसोम के सब यूनिट हैं, ये जब तक नॉन फंक्शनल होते हैं तब तक ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। यानी लार्ज सब यूनिट अलग से रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और स्मॉलर सब यूनिट बिल्कुल अलग से पड़े होते हैं। जब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी इन्होंने प्रोटीन फॉर्मेशन करनी है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम, तब ये दोनों की क्या होना स्टार्ट होती है, असेंबली स्टार्ट होती है, तब दोनों मिलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ये जो डायग्राम में लार्ज सब यूनिट आपको राइबोसोम का नजर आ रहा है, और नीचे जो रेड में आपको नजर आ रहा है दैट इज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। क्लियर? अब ये दोनों राइबोसोम जो है ये कब अटैच होंगे? उस वक्त अटैच होंगे जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस, यानी जब प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। और इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास आरएनएज जो इन्वॉल्व है इस प्रोटीन फॉर्मेशन में, वो तीन तरह के आरएनएज होते हैं। नंबर एक हमारे पास होते हैं मैसेंजर आरएनए, सेकंड हमारे पास होते हैं राइबोसोमल आरएनए, और थर्ड हमारे पास होते हैं ट्रांसफर आरएनए। स्टूडेंट वन बाय वन इनका कंसेप्ट आपको दे देता हूं कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए, ये हमेशा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द डीएनए। इनका काम होता है डीएनए से इंफॉर्मेशन को ले लेना इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। ये इंफॉर्मेशन को लेने के बाद जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन ये लेके आएंगे, ये सबसे पहले आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में आके मिलते हैं किसके साथ? राइबोसोम के साथ। तो स्टूडेंट इस तरह से राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, और हमारे जो मैसेंजर आरएनए जैसे ही आपके डीएनए से इंफॉर्मेशन को कैरी करके आते हैं, तो आपका मैसेंजर आरएनए हमेशा राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होता है। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारा जो मैसेंजर आरएनए दरअसल वो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट में से किस सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं। अब इन स्मॉलर सब यूनिट के साथ जैसे ही आपका मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, ये दोनों सब यूनिट फिर आपस में भी बाइंड होते हैं। और इनकी बाइंडिंग के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा, दो यहां पर मैंने बॉन्ड बताए हुए, मैग्नीशियम और साल्ट, ये बॉन्ड बनाते हैं दोनों मिलके, ताकि दोनों जो सब यूनिट है ये आपस में कंबाइन हो जाए। बाज दफा ये एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट हैं ये आपस में किस तरह से अटैच होते हैं? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम प्लस साल्ट के जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इनके जरिए ये अटैच होते हैं। अच्छा जी, आपको ये ग्रीन शेड में आपको मैसेंजर आरएनए नजर आ रहा है, और मैसेंजर आरएनए का एक रीजन मैंने 5 प्राइम बताया, और दूसरा रीजन मैंने बताया आपको दैट इज 3 प्राइम। क्लियर? तो और ये मैसेंजर आरएनए अटैच कहां पे हो रहे हैं? मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ ये अटैच होते हैं, और अटैचमेंट के बाद होता क्या है, यहां पर मौजूद होता है राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि बाहर से आने वाले जितने भी साइटोप्लाज्म से आने वाले अमीनो एसिड्स हैं उनको एक स्पेसिफिक तरतीब के साथ जोड़ता है। अब सवाल ये कि मैसेंजर आरएनए का क्या रोल है, राइबोसोमल आरएनए का क्या रोल है, और ट्रांसफर आरएनए का क्या रोल है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो मैसेंजर आरएनए मैंने आपको अभी बताया कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द डीएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए उनका क्या काम होगा? नाम से जाहिर है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड का काम करेंगे। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड पड़े होते हैं, तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं? वन बाय वन जिस सीक्वेंस से आपके ये मैसेंजर आरएनए के पास सीक्वेंस ऑफ कोडॉन है, तो बिल्कुल वैसे ही आपके ट्रांसफर आरएनए के पास क्या मौजूद होते हैं? इनके अगेंस्ट एंटी कोडॉन मौजूद होते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन, और ट्रांसफर आरएनए के पास क्या मौजूद होते हैं? एंटी कोडॉन। तो हर एक ट्रांसफर आरएनए तकरीबन राउंड अबाउट साइटोप्लाज्म के अंदर 50 टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के आपके ट्रांसफर आरएनए पड़े होते हैं, और हर एक ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होता है एक एक अमीनो एसिड को कैरी करके लाने में। तो ट्रांसफर आरएनए का काम ये होता है कि साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लाते जाते हैं, और किस तरतीब के मुताबिक, उस तरतीब के मुताबिक जो तरतीब हमें, जो इंफॉर्मेशन हमें कोड की फॉर्म में, कोडान की फॉर्म में कहां से मिली? डीएनए से मिली। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह क्या होगा, हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए हर बार से आने वाले, हर साइटोप्लाज्म से आने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स को ही आपस में बाइंड करवाते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? तो राइबोसोमल आरएनए का काम है अमीनो एसिड को तरतीब के साथ जोड़ते जाना और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लेके आना, और मैसेंजर आरएनए का काम क्या था कि उस सीक्वेंस के मुताबिक उनको बताना कि इसी सीक्वेंस से आपको अमीनो एसिड जो जोड़ने। तो ये तीनों आरएनए जो हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, मिलकर क्या करते हैं? जब राइबोसोम के अंदर ये प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो ये मिलकर साथ ये भी असेस जो है वो दे रहे होते हैं, ये भी साथ मिलकर इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। और क्या होता है जी, ऐसे ही अमीनो एसिड मिलते जाएंगे, यहाँ पे एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही, और ये लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जब मुकम्मल बन जाती है तो हमारे पास ये क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो इस तरह से हम, क्योंकि राइबोसोम और ये मैसेंजर आरएनए, आपके ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मिलके एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में इन्वॉल्व है, तो दैट लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द प्रोटीन। हम इसको प्रोटीन का नाम देंगे। और इसमें एक पॉइंट आपने और याद रखना है
व्हाट इज अ पोलिसोम? हम पोलिसोम किसे कहते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा, पोलिसोम की डिफाइन बढ़िया है और डिफाइन पेपर में आती भी है। तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ द राइबोसोम अटैच विद मैसेंजर आरएनए। यानी जब ये राइबोसोम का ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाए, हमारे मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाए, तब ये पूरे का पूरा ग्रुप प्लस ये राइबोसोम आपके मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड द पोलिसोम। हम इसको क्या नाम दे देते हैं? दैट इज कॉल्ड पोलिसोम। क्लियर है जी? तो यहां तक तो एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि दोनों जो आपके राइबोसोम है ये उस वक्त अटैच होंगे जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा होगा। जैसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, हमारे पास लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कंप्लीट होगी, तो ये दोनों राइबोसोम एक दूसरे से फिर से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हमारा ये काम यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने जी पढ़ा किसके हवाले से? राइबोसोम के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ आएगा। आप सबने हमारे लेक्चर को लाजमी सुनना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज।